नमस्कार, द डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। द डिबेट में आज हम एक बहुत ही डिफरेंट इशू पर चर्चा करने जा रहे हैं। इशू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब काशी में होते हैं तो भी लोगों को कष्ट होता है, अगर क्वेटो चले जाते हैं तो विपक्ष बड़ा बेचैन हो जाता है, अगर वो दर्शन के लिए निकलते हैं तो भी मुद्दा बन जाता है, और अगर किसी आश्रम में किसी गाय को चारा खिला दिया उसके लिए भी परेशानी होती है। दरअसल प्रधानमंत्री से विपक्ष को समस्या क्या है? प्रधानमंत्री इस देश में बोलते हैं तो भी इशू बनता है, अगर चुप रह जाते हैं तो भी मुद्दा बन जाता है। इतनी आलोचना कोई प्रधानमंत्री कैसे झेलता है, ये नरेंद्र मोदी उस बात के उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो कुछ भी माहौल पहले से लेकर 7वें चरण तक दिखा, और ख़ास तौर पर काशी में जो माहौल दिखा और जिस तरह के करारे वार हुए उन पर, यह अपने आप में बताता है कि लड़ाई प्रधानमंत्री बनाम अदर्स में है, और विपक्ष प्रधानमंत्री को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ता। शायद पिछले 2 से 3 दशकों में सबसे ज़्यादा आलोचना झेलने वाले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। आखिर समस्या क्या है, और इतना टॉलरेंस वो लाते कहाँ से हैं, और फिर पलटवार कैसे करते हैं? बड़े दिलचस्प बात की बहस होगी, और ये समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी क्या है, इतना टॉलरेंस की कैपेसिटी कहाँ से बिल्टअप करते हैं, विपक्ष के हमलों को कैसे झेलते हैं, और क्या आलोचना करने वाले जायज़ हैं, सही हैं, या फिर प्रधानमंत्री गलत हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये मुद्दा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वन एंड ओनली फाइटर नरेंद्र मोदी रहे हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके नए नए तथाकथित यार राहुल गांधी, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, और मायावती को टक्कर दी। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में रीजनल छत्रपों से मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को उतारा, तो आलोचना भी उनको उसी रफ्तार में झेलनी ही थी। तो वजह क्या है, और प्रधानमंत्री से विपक्ष को प्रॉब्लम क्या है, आज इसी खास विषय पर चर्चा, और बहुत दिलचस्प तरीके से आज चर्चा होगी। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता आईपी सिंह मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, जो बताएंगे कि प्रधानमंत्री की खूबी क्या है और इतनी आलोचना झेल कैसे जाते हैं। सुनील सिंह यादव उर्फ साजन एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी के और प्रवक्ता भी हैं, युवा नेता, और विशेष तौर पर इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैंने उन्हें आमंत्रित किया। अंशुमान शुक्ला उत्तर प्रदेश में बहुत ही जाना माना पत्रकारिता का चेहरा और पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सुरेंद्र राजपूत यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत स्वागत आप चारों का। आईपी सिंह जी, मेरा बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री इतनी आलोचना कैसे झेल लेते हैं? वैसे हम आप और बाकी लोग थोड़ी सी आलोचना पर ही गुस्सा हो जाते हैं, बट हाउ ही बैलेंस्ड हिमसेल्फ? देखिए, देश की जनता उन्हें बहुत स्नेह और प्यार करती है, लेकिन राजनीतिक दलों में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं कि वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज भी विपक्ष के जो मुट्ठी भर नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, डीएमके या एआईडीएमके, ऐसे जो राजनीतिक दल हैं, उन्हें इस बात का कतई विश्वास नहीं हो पाता कि माननीय मोदी जी कैसे मुख्यमंत्री रहते हुए इतने सफल देश के प्रधानमंत्री हैं, कैसे वो दुनिया के इतने बड़े नेता के रूप में इमर्ज हो गए, और कैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक तरफा जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये जलन की भावना है जी, जलन की भावना। निश्चित तौर पर अगर उठाकर देखेंगे तो नेताओं के अलावा कांग्रेस के कुछ नेता जब पाकिस्तान के दौरे पर जाते हैं तो वहां की पार्टी चल रही होती, उसमें साफ तौर से कहते हुए उनकी वीडियो फुटेज आई थी, मणिशंकर अय्यर से लेकर तमाम सलमान खुर्शीद की भी फुटेज आई, जिसमें उन्होंने कहा कि आप प्रयास करिए कि मोदी जी को हटाइए, जो हमारा दुश्मन देश हो उससे इस तरह की कांग्रेस अपील करती हो। आप विश्वास करिए कि जिस तरह से 3 दिन का अपना अमूल्य समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय लोग तो कहे दबाव में दिया, जिस तरह का समय दिया, निश्चित तौर से 2014 में आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग को केंद्र के इशारे पर उन्हें रैलियां नहीं करने दी गई थी, क्योंकि मैं इस बार से बिना इजाजत के ही रैली कर ली उन्होंने। नहीं, वो रैली नहीं हुई थी। डीएम साहब ने साफ तौर से कहा। ऑलराइट, प्लीज, ओके। सुनील जी, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है मेरा आपसे, प्रधानमंत्री से आप लोग की प्रॉब्लम क्या है? इतनी आलोचना की इस स्तर पर चले जाना कि उनका गुजरात के गधों से तुलना कर देना और फिर इस तरह की अप्रिय बातें बोलना,
इज इट ओके? मुझे लगता है कि हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है देश के प्रधानमंत्री जी से। जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि लोगों को ईर्ष्या है, ईर्ष्या नहीं है, जिससे उम्मीद होती है उस पे गुस्सा आता है। देश को 2014 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर से मैं कहूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, किसानों की मदद होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेंगे, इन सब चीजों से 3.25 साल में आपने क्या किया? और फिर जब आपको लगा कि माननीय अखिलेश यादव जी के विकास के नाम पर आप घिर गए, आप बनारस में सारी की सारी सीटें हार रहे हैं, आईबी की रिपोर्ट है, देश चला रहे हैं, उनके पास सारी रिपोर्टें होंगी। जब उनको लगा कि हम एक भी सीट नहीं जीत पा रहे हैं तो आप आकर के 3 दिन रुक गए। हम चाहते कि नहीं, मैं कह रहा हूं इतनी आलोचना आप लोग क्यों करते हैं? आलोचना इसलिए उनसे प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम केवल एक है कि 2014 में जिसको देश ने बड़ी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री बनाया, बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया, उस प्रधानमंत्री की हर बातें झूठी, उसका हर वादा, हर सपना झूठा। तो अगर आप किसी को भरोसा दिलाते हो, जब आप भरोसा तोड़ते हैं तो गुस्सा है, जायज गुस्सा है। और ये गुस्सा केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, पूरे देश का गुस्सा है। और लैटन सुमन जी, प्रधानमंत्री मैं देखा हूं, बहुत लंबे समय से देख रहा हूं, क्या विपक्ष सबसे ज्यादा नफरत करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को गिनता है? इतनी हेट्रेड किसी चीफ प्राइम मिनिस्टर के लिए विपक्ष के मन में मैंने पहली बार देखी। इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए, आलोचना इतनी क्यों विपक्ष कड़ी करता है? और कई बार तो बहुत व्यक्तिगत भी हो जाती है। लंबे समय के बाद ब्रिजेश जी, 16वीं लोकसभा के चुनाव में 73 सीटें आई यूपी भारतीय जनता पार्टी और अपना दल की। उससे नरेंद्र मोदी की जो एक छवि बनी वो पाइपर की बनी। जिस तरीके से एक शहर में बहुत ढेर सारे चूहे थे तो एक पाइपर को बुलाया गया, वो उसकी ध्वनि पर सारे लोग गए और ऊपर की खाई से उसने नीचे ढकेल दिया। तो एक पाइपर मतलब मॉब लीडर की छवि बनी नरेंद्र मोदी की। और नरेंद्र मोदी को इसीलिए 73 सीटें मिली। 3 साल में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर पाना कि न प्रधानमंत्री के लिए संभव था, न मुख्यमंत्री के लिए संभव था। इनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि ये एक बार में हिलाते और उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो जाता। ये जरूर है कि उस लोकप्रियता को देखते हुए, गुजरात में लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए, गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के बाद उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीतने के बाद इसी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनने के लिए मतलब पूर्ण बहुमत हासिल करना, ये ऐसी चीज़ें थी जिससे अन्य राजनीतिक दलों को कहीं ये लगा कि उनका भविष्य असुरक्षित है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अभी तक आप घेर पाने का कोई मौजूद मुद्दा ढूंढ नहीं पाए। ऐसे में आपके पास 3 साल का जवाब मांगने के अलावा कुछ बचता नहीं। हालांकि ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी को इन 3 सालों में जो उत्तर प्रदेश के लिए करना चाहिए था उस पर वो पूरी तरीके से खरी नहीं उतरी। ये बिल्कुल बोधगम्य सत्य है, गांव-गांव तक लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन इतने के बावजूद भी प्रधानमंत्री अगर 3 दिनों तक बनारस में प्रवास कर रहे हैं, 3 दिनों तक प्रवास करने के दौरान लगातार वो मीडिया में छाए हुए हैं, तो ये इस बात का भी संकेत है कि बनारस में उनका किला कहीं ना कहीं असुरक्षित है। इसीलिए प्रधानमंत्री को 3 दिनों तक लगातार 72 घंटे कैंप करना पड़ा बनारस में। और मीडिया की पूरी, पर आप ये देखो ना कि एक तरफ इकलौता एक आदमी है, हाँ, और दूसरी तरफ सारा विपक्ष और सारा लिबरल मीडिया भी और बाकी सो कॉल्ड सेकुलर लोग भी एक व्यक्ति पर अटैक कर रहे हैं। तो ये इंदिरा गांधी के भी दौर में रहा। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं तो संपूर्ण विपक्ष मिलकर इंदिरा गांधी को घेरने की कोशिश करता था। सिर्फ इसलिए करता था कि उनकी जो छवि थी, उनकी जो राष्ट्र के प्रति समझ थी, वो लासानी थी ब्रिजेश जी। और ऐसा ही कुछ, क्योंकि 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह सरीखे प्रधानमंत्री को झेल लेने के बाद इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो वाचाल है, जो बोलता है, जो चीजों को पेट में नहीं रखता है। तो उससे विपक्ष को जब ज्यादा बोलिएगा तो ज्यादा मुद्दे मिलेंगे, और जब ज्यादा मुद्दे मिलेंगे तो घेरने में आसानी होगी। जब हम आपको भ्रष्टाचार पर नहीं घेर रहे हैं तो हम आपकी बातों से आपको पकड़ के घेरने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ मुद्दे पर घेरा, जैसे हाँ, कुछ भिखारी की स्वाइप मशीन, हाँ, और वो नारियल अनानास के मुद्दे पर। अब इस तरीके के जो तक्षशिला बिहार, ये इन मुद्दों पर घेरा। इन मुद्दों का देश के विकास और उत्तर प्रदेश की जो 22.5 करोड़ जनसंख्या उससे क्या लेना देना है? ऑल राइट सुरेन जी, मोदी जी के जो प्रशंसक हैं उनका ही मानना है कि विपक्ष मोदी जी को बेवजह निशाना बनाता है और आप जलन की राजनीति के शिकार हैं। क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, ठन ठन गोपाल यूपी में 2 लोग, वो भी सुनील जी की कृपा पे,
तो इसलिए आप चिढ़े हुए हैं, जलन का शिकार हैं, इसलिए मोदी की व्यक्तिगत आलोचना करते हैं। मोदी जी आलोचना को आमंत्रित करते हैं। मोदी जी कभी भी उनकी आलोचना कभी भी, मैं तो उनकी सहनशीलता की तारीफ करता हूं। सुनिए, वो आलोचना को आमंत्रित करते हैं ब्रजेश जी। हमने कभी भी क्रियावादी आलोचना नहीं की, हमेशा प्रतिक्रियावादी आलोचना की है। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि नारियल जूस, तो हमने कहा कि नहीं, हमने अनानास का जूस कहा। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिजली हिंदू और मुसलमान और विकास शमशान और कब्रिस्तान, तो उस पर जवाब देना बनता है। आप इस चीज को देखें कि एक प्रधानमंत्री जी को अब थोड़ा एक समय दे दीजिएगा, सिलसिलेवार देख लीजिए। अगस्त 2013 को देखिए कि गुजरात में राजकोट में प्रधानमंत्री जी चिट्ठी पत्री बंद करो, ये ऑफिशियल बयान है गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराने का काम गुजरात के मुख्यमंत्री ने उस वक्त करके शुरू किया था। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया? आपके सामने है पाकिस्तान, पाकिस्तान की बिरयानी, उस आपके सामने है पठानकोट, आपके सामने है आतंकवादी हमला हमारे कैंप पर, आपके सामने सर्जिकल स्ट्राइक है, आपके सामने डिमोनेटाइजेशन है। मेरा कहने का मतलब है, बात जब जनता ने मैंडेट दिया 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए आप चाहते हैं विपक्ष चुप हो जाए? आप तो 2 महीने भी चुप बैठने को तैयार नहीं। आप ये चाहते हैं 5 और साल जिस विपक्ष तरह चुप का हो जाए? मैंडेट दिया उसके बाद तो आप लोग के लिए तो कोई रास्ता बचा नहीं। जी, इसीलिए कह रहा हूं कि जलन के शिकार हैं। दो बातें, हम जलन के शिकार क्यों होंगे? 2019 तक वो प्रधानमंत्री हैं, हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री पद पर वो 2019 तक सुशोभित रहें और देश के लिए अच्छा काम करें। लेकिन नहीं, देश आप के नहीं लिए भी सिर्फ चाहते तो जुबान कर नहीं चलाएं। पाएंगे उनका। नहीं, हम एक चीज जान लीजिए, आप कर कुछ नहीं हम पाएंगे। इतना जान लीजिए, सिवाय देश हित के फैसले संसद में को अगर हंगामा वो करने के आप कुछ कर लेंगे, नहीं सकते। अरे ये देश हित के फैसले, लोकतंत्र में बड़ी ताकत है। हमें जनता आपकी की ताकत ताकत बस पर यही है कि भरोसा है। सदन के भीतर शोर मचा लीजिए। शोर मचाने की बात नहीं है, बात बिल अब रोक फिर लीजिए, हुई। अध्यादेश रोक लीजिए। मैं व्यक्तिगत आलोचनाओं का पार्लियामेंट इंटरप्ट ना कर तो मैं लीजिए। शिकार करना चाहता हूं, ना मैं शिकार होना चाहता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि प्रधानमंत्री पद की और प्रधानमंत्री जी की आलोचना किसी ने क्रियात्मक की हो। अंशुमान भाई बैठे हैं, आप बैठे हुए हैं, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री की आलोचना हमेशा प्रतिक्रियात्मक हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 100 दिन में काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए लाएंगे, हमने नहीं कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा था, हमने पूछा। प्रधानमंत्री ने कहा शमशान और कब्रिस्तान, हमने पूछा। प्रधानमंत्री ने कहा क्या नाम, बिजली हिंदू या अब आपके मुसलमान, पास हमने बताने के पूछा। लिए नारियल है, अनानास है, जौनपुर की पतीली है। सर, ओबामा हमारे की पास किचन में ये सब पकाती नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री आपके जी पास कोई- एक्चुअली कंटेंट नहीं है सर, बोलने के लिए। प्रधानमंत्री जी हमें कोई जनता ने- 10 बड़े काम बता जनता ने देना। इस लायक ही नहीं छोड़ा आपको। प्रधानमंत्री जी कोई हमें 10 बड़े काम बता दें कि पिछले All right. 3 सालों मैं में पूछ लेता देश हूं। और विदेश के लिए प्रधानमंत्री जी ने कौन से 10 बड़े काम किए? ऑल राइट, आईपी सिंह जी, 9/11 के बाद उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने यह बात कही थी, या तो आप हमारे साथ हैं, नहीं तो आप हमारे दुश्मन हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की भी यही रणनीति है, यही सोच है? इसीलिए आपकी इतनी आलोचना होती है? देखिए, नेपथ्य में पहली बार कांग्रेस जो देश का सबसे बड़ा दल था, 400 मेरे सवाल को आपने समझा? नहीं, बिल्कुल समझा। Go मैं उसी पर आ रहा हूं। नेपथ्य में पहुंच चुकी कांग्रेस जब न्यूनतम स्कोर कर लिया 40 पर, जब देश में सिमट गई। 44, नहीं, ठीक है, मैं वो 4 क्या कहिए 2 और बढ़ा देता हूं। जब न्यूनतम पर कांग्रेस सिमट गई और श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी दोनों समाजवादी पार्टी के कंधे पर बैठ के देश की पंचायत में जब पहुंचे, तो ये आज तक कांग्रेस इस बात को रियलाइज नहीं कर पाई कि जो देश की कभी बहुत बड़ी पार्टी थी, आज वो न्यूनतम पर खड़ी है। यही एकमात्र कारण था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जैसे, जो खुद कांग्रेस चाहती थी कि ऐसे एक्ट आए और काम हो, उसको रोकने का काम किया। और हमारी राज्यसभा में बहुमत नहीं था और एक भी विधेयक हम पास कराने की स्थिति में नहीं थे, और लगातार कांग्रेस शोर शराबा करती रही और विपक्ष एक तरह से गुमराह करता रहा। वहां से आइए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है, पहली बार जो 25 साल तक एमएसवाई की जो उपलब्धियां थी, जो काम था, जो उन्होंने पार्टी को चलाकर खड़ा किया, जब पार्टी दौड़ने लगी तो ये पहली बार देखने को मिला कि वो परिवार तक सिमट गई। और 1990 से लेकर 2016 के बीच, 17 के बीच जो बहुजन समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज हुई, और मायावती जी ने खुद, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया जो मैंने आपसे बेसिक क्वेश्चन किया था। शून्य पर आउट। आइदर यू आर फ्रेंड, अगर आप दोस्त नहीं हैं तो आप दुश्मन हैं, क्या ये विचारधारा है? देखिए, दोस्त
देखिए राजनैतिक रूप से तो विरोध होता है, लेकिन राजनीति में दुश्मनी नहीं होती। ऑलराइट, और मानस भारतीय श्रीवास्तव, जनता पार्टी ऑलराइट, दुश्मनी मैं आता हूं की आपके भाषा पास। नहीं जानती है। मानस ये श्रीवास्तव विपक्ष जी जानता है। मौजूद हैं, नेशनल वाइस के एसोसिएट एडिटर हैं और राजनीतिक मामलों के बड़े जानकार भी हैं। मानस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि इतने भारी बहुमत से जीतने वाले प्रधानमंत्री की इतनी कठोर और कड़वी आलोचना विपक्ष क्यों करता है? आपका क्या आकलन है, वजह क्या है? जी देखिए, इसके लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में उस वक्त नरेंद्र मोदी एक कट्टर हिंदुत्ववाद का चेहरा थे और विकास का उनके पास गुजरात का एक मॉडल था और वो देश की 80% जो आबादी है उसके लिए वो राजनीति कर रहे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने लामबंद करने की कोशिश की और यही वजह थी कि पहली बार दलित वोट बैंक छिटका, तमाम दूसरी जातियां छिटक करके दूसरे दलों से और नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी हुई और स्थिति ये हुई कि 73 सीटें मिली। अब वहाँ से हम आपको लेकर के काशी लेकर के आते हैं। इस बार जो 3 दिन का प्रवास हुआ, पहली बार तो ये इतिहास बना कि किसी देश के किसी प्रधानमंत्री ने 3 दिन तक अपने संसदीय क्षेत्र में रुक करके चुनाव प्रचार किया। अब यहाँ पर उनकी जो रणनीति थी वो 2 बिंदुओं पर थी। पहली थी हिंदुत्व और दूसरी थी राष्ट्रवाद। हिंदुत्व इसलिए कि आते ही सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाना, एक मैसेज देना और 3 साल में पहली बार काल भैरव मंदिर तक जाना, वहाँ दर्शन करना और उसके बाद गढ़वा घाट तक जाना जहाँ पर जहाँ मान्यता है, आस्था है दलितों की और खासतौर पर यादव समाज का बड़ा स्थल है, करेक्ट। और उसके बाद वहाँ से निकल करके लाल बहादुर शास्त्री के घर तक जाना, वहाँ भजन सुनना। वो तस्वीरें पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश ने देखी। यानी बहुसंख्यक आबादी की में अपनी घुसपैठ बना करके उनको एक साथ लामबंद करना। भारतीय जनता पार्टी के पीछे कब्रिस्तान और शमशान, होली, दिवाली, रमजान से शुरू होते होते और यहाँ तक ये पूरा एपिसोड आया। अब कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को लेकर के चिंतित है कि अगर ये हालात 2014 जैसे फिर से बन गए तो स्थिति उनके लिए बड़ी खराब हो जाएगी। पिछली बार कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई, मुलायम सिंह यादव अपने परिवार तक सीमित हो गए। क्या उत्तर प्रदेश में मोदी का बढ़ता हुआ प्रभाव बाकी जो उनके विपक्षी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको बहुत बेचैन कर रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री की इतनी आलोचना हो रही है? जी निश्चित तौर पर यह बेचैनी बहुत वाजिब भी है, क्योंकि जब आप सियासत में होते तो निश्चित तौर पर आपको अपने विरोधियों को जवाब भी देना होता और विरोधी अगर मोदी की शक्ल में हो, इतना मजबूत जिसका किला हो उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीतने के बाद, तो निश्चित तौर पर विपक्ष की बेचैनी बहुत लाजमी। और इस वक्त आप समझिए इस बात को कि बहुजन समाज पार्टी का बहुत कुछ दांव पे लगाया है। लोकसभा चुनाव में 0 पे थी, अपने परिवार से संकट झेल रही समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है कि अगर चुनाव हारते हैं या उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या होगा पार्टी का आगे। कांग्रेस 27 साल से खुद ही बेहाल थी, हालांकि उसने कहा 27 साल यूपी बेहाल, लेकिन उसके बाद उसकी स्थिति देख रहे हैं कि उसने एक कोशिश की है खुद को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि 27 साल से सत्ता से बाहर है। तमाम जो कांग्रेस के हिम्मत टूट चुकी उनकी, तो कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है और इसीलिए मोदी के ऊपर बार बार हमला किया जा रहा है। ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि मोदी के खिलाफ विपक्ष यानी कांग्रेस और सपा का जो गठजोड़ है वो बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है, वो एक विकल्प पेश करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ऑलराइट, थैंक यू मानस, बहुत बहुत आपका शुक्रिया मेरे साथ ग्राउंड जीरो से अपनी एनालिसिस रिपोर्ट के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया मानस। एक बात बहुत स्पष्ट है कि मोदी का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है वो सत्तारूढ़ दल यानी आप और आपके दोस्तों को इतना ज़्यादा बेचैन और परेशान किए हुए है कि आप निजी हमले तक कर दे रहे हैं और बल्कि अपमानित भी करने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमने कभी देश के प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने की ना सोची है ना कोशिश। गधों के विज्ञापन पर कुछ बोलेंगे? जहां तक सवाल आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम देश के सबसे बड़े कलाकार अमिताभ बच्चन जी से कहेंगे कि गुजरात के गधों का प्रचार न करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता कौन है? नहीं, जया बच्चन जी आपकी पार्टी में है? हाँ, उनके पति का नाम क्या है? अमिताभ बच्चन है। तो उनसे कह देते, जया जी से खुद ही नहीं कहते। हो सकता वो बीच में ना कहते, तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सीधे पहुंचा दें और वो बात पहुंची। लेकिन जहां तक सवाल आपने किया था सम्मानित प्रवक्ता बीजेपी से, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपका सवाल बहुत शानदार था कि क्या जो आपके साथ नहीं है वो दुश्मन है। इसके गवाह पता नहीं आप टीवी के सामने, कैमरे के सामने आप स्वीकार करें ना करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से नेतृत्व ने अपने ही घर में, अपनी पार्टी में यह तय कर लिया है कि जो नरेंद्र मोदी जी के साथ है
वो तो मलाई खाएगा, जो नहीं है वो मार्गदर्शक बन करके, और दूसरी तरफ उनको कोई पूछेगा नहीं। एक बड़ा तबका जिसने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, संगठन को खड़ा किया, आज नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल करके उसको किनारे लगा दिया है। वही भाव, क्योंकि भाव तो एक जैसे होते हैं, जो दल के लिए हैं वही दूसरे दल के लिए हैं, तो स्वाभाविक तौर से, और ये जो आपको डर क्या बेचैनी, मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूं। नहीं, ये इनकी पार्टी का मामला है, किसको इधर बिठाएं किसको उधर बिठाएं। नहीं, मैंने तो आपके आपकी सवाल क्या का जवाब दे, प्रॉब्लम है? बेचैनी नहीं है, बेचैनी तो देश के प्रधानमंत्री जी को। अगर बेचैनी नहीं होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चाहते हैं कहीं पर भी देश के प्रधानमंत्री जी बहस कर लें। सड़कें तक तो आप बनारस की ठीक नहीं रखे। नहीं, अगर आप दोषी सड़कें हैं, किसी बता ने रहे हो। ठीक की काशी में, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ठीक की। काशी को 24 घंटे बिजली किसने दी? ये सच है कि विधायक बैठे थे धरने पर, भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोकप्रिय विधायक थे। हम लोग अभी कितना सम्मान बनारस आप उनका कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि इसलिए उनका कर रहे टिकट हैं कट कि गया है। बनारस रह के उकसा रहे हैं आए, आप उनका उनको। बहुत सम्मान है, और उनका अपमान करने का काम किसने किया, उसका जवाब 11 तारीख को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि काशी में आप वादा करके गए, काशी के लोगों ने आपको भेजा, आप प्रधानमंत्री बने, और गुजरात के लोग आकर के वहां चुनाव लड़ा रहे हैं, राजस्थान के लोग आकर के चुनाव लड़ा रहे हैं। क्योंकि एक बेसिक चीज हम लोगों ने देखी है राजनीति में, काशी एक ऐसा जिला है, एक जगह है जहां वो एक्शन का रिएक्शन करते हैं। काशी के लोगों ने तय कर लिया है कि आपके झूठे वादे, झूठे सपने, झूठे जो असली जुमले जो थे, उसका जवाब काशी के लोग। अंशुमन जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे। क्या एक जो मोदी का बढ़ता हुआ प्रभाव है, और वो प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव में विजिबल हुआ, ये लोग माने या ना माने, स्वीकार करें या ना करें, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस असेंबली के चुनाव में वापस दिखाया जी। तो क्या विपक्ष उससे परेशान होकर उन पर निजी हमले कर रहा है? और दूसरा, जिसका सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया, क्या जो भारतीय जनता पार्टी है नरेंद्र मोदी का दोस्त नहीं, वो दुश्मन है, ऐसी विचारधारा है? देखिए, पहला जो सवाल है, वो सवाल अगर हम दूसरे सवाल पर पहले आ जाएं, आप अपनी कन्वीनियंस से बोलें कि भारतीय जनता पार्टी का जो मित्र नहीं है वो दुश्मन है, तो उसमें फिर आती है कि सहिष्णु और असहिष्णु, जिस पर लंबी बहस चली ब्रिजेश जी, सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष, जिस पर लंबी बहस चली, ये एक अलग मुद्दा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा एक कहना है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं, और भारतीय विपक्ष का ये कहना है, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो आप सांप्रदायिक हैं, कुल मिलाकर। और इस बात को ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये डिग्री कांग्रेस बहुत तेजी से बांटती है उस जगह पर, उसकी यूनिवर्सिटी का कुलपति यही लोग हैं। बिल्कुल। और वो कांग्रेस, जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अभी तक अपना इतना नैतिक साहस नहीं बटोर पाई कि अपनी बल पर खड़ी हो, उसको समाजवादी पार्टी का सहारा लेना पड़ा है ब्रिजेश जी। अब रही बनारस की अगर बात करिए ब्रिजेश जी, तो बनारस दो हिस्सों में धड़कता है, एक सड़क पर, दूसरी गलियों में। गलियों के बनारस का मिजाज अलग है, सड़क के बनारस का मिजाज अलग है। सड़क पर आप रोड शो कर सकते हैं, सड़क पर आप तामाझामा दिखा सकते हैं, सड़क पर आप भीड़ को, बाहर से लोगों को बुलाकर आप, क्या दोनों ने बाहर से बुलाया? 100% बाहर से बुलाया। सारे सांसद जो गए वो कहां से गए, तमाम कार्यकर्ता जो गए वो कहां से गए? बनारस में जो सात पसंद वाले इनके रोड शो में, ब्रिजेश जी, मैं दोनों राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, मैं तीनों की, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों के रोड शो में अगर आप बनारस में देख लीजिए, बाहरी नंबर की कितनी गाड़ियां थी, आपको समझ में आ जाएगा कि बाहर से कितने लोग पहुंचे, कितनी बसें पहुंची। इलाहाबाद से अगर आप बनारस के लिए चलिए तो बनारस पहुंचने के आधे घंटे पहले से आप जाम में फंस जाते थे। आपको BHU पार करते करते बनारस की हकीकत समझ में आ जाती थी कि कितने लोग बनारस से बाहर से पहुंचे हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी का शो रहा, 2 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री बनारस में पड़ाव डाले रहे। ये क्यों डाले रहे? अगर बनारस में नरेंद्र मोदी ने वास्तव में काम किया था, नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये कि 2012 में जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, तो जो 3 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ ना हो उतनी ही बरकरार रह जाएं, इतनी ही पा जाएं, इज्जत बच जाएगी। उसी को लेकर ये पूरा खेल है ब्रिजेश जी। और समाजवाद, इसमें से 2 जगह ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस नंबर 2 पर रही थी, मतलब 3rd पोजीशन पर रही, 2nd पोजीशन पर रही थी, भारतीय जनता पार्टी जीती, एक पे बसपा 2nd पोजीशन पर रही थी। ऐसी स्थिति में, और तीनों के बीच में हार जीत का फैसला बहुत ज्यादा नहीं है। अब कांग्रेस, मुझे हैरानी है कि गंगा स्नान करने वाले केजरीवाल, हाँ,
इस बार उत्तर प्रदेश में दिखे ही इस बार ना दिखे, नहीं केजरीवाल की वो पूरी सेना दिखी जो लोकसभा चुनाव में वहां पर मौजूद राइट। सुरेंद्र जी, ब्रेक में जाने से पहले मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूँ। कांग्रेस को तो आप संक्षेप में ही रखेंगे हमें जानकारी है। नहीं, आप अन्यथा ना लें, मैं आपको जितना समय कहेंगे देंगे, क्योंकि आप लोग आजकल जुड़वा में चल रहे हैं, जोड़े में चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ, तो आपका अधिकांश समय वही लोग ले लेते हैं। तो अब हम लोग के पास मजबूरी है कि थोड़ा समय में कटौती की जाए। लेकिन आपसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आपको इस बात का एहसास कांग्रेस को शायद हो गया है कि मोदी को रोक पाना शायद अब आपके बस की बात नहीं है। इसी बेचैनी में आप लोग हमले की जो भी नीचे तक लेवल है ना, वहां पहुंच गए हैं आप। मोदी जी पर किसी ने कोई हमला नहीं किया। मैं बताऊं क्या क्या हाँ किया? बताइए। मैं तो आपको कई चीजें गिना सकता हूं, एक एक जवाब। लेकिन आप अपना जवाब दे दीजिए। नहीं, आप बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा कि प्रतिक्रिया हुई या क्रिया हुई। आप हमें एक बात बता दीजिए, जब से प्रधानमंत्री पद पर पदारूढ़ हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, किसी कांग्रेसी ने उनके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी तब तक न की हो जब तक कि उन्होंने कुछ सामने से न बोला हो, उसका जवाब दिया गया है। आज की डेट में अगर प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से जनता का जवाब आएगा। एक बात। दूसरी बात, मोदी जी को हटाने की दम या किसी भी आदमी को हटाने की दम किसी पार्टी में नहीं होती है, जनता में होती है। जनता ने चाहा हम 44 पे आए, जनता ने चाहा भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों पे आई, 2 पर 1984 में, ये भी जनता की ही थी। और जनता ने चाहा भारतीय जनता पार्टी, बड़े छोटे थे ना। नहीं, तब भारतीय जनता पार्टी 283 पर आई। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का कद कहीं बड़ा है भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं से। आज भी सब जानते हैं, सब मानते हैं। तो यहां पर जनता का फैसला, जनता जनार्दन का फैसला। आपके पास मोदी जैसी वाइब्रेंट लीडरशिप नहीं है। अब देखिए, आज राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता नहीं है। राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनमें पूरी नेतृत्व मेड इन जौनपुर की पतीली बता रहे थे। आज की डेट में अगर आप मेड इन जौनपुर से या मेड इन मणिपुर की आप बात ओबामा करेंगे की पत्नी तो किचन में साथ में पतीले में कुछ पकाएं और उसमें लिखा हो। साथ में कैसी मतलब ये बच्चों जैसी बातें हैं। यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। ब्रजेश जी, उचित नहीं। क्या है? नहीं, मैंने कहा ना, यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। उचित नहीं, इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। डिबेट में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। बहुत विषयों पर बात होनी है और प्रधानमंत्री से पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम क्या है, इस विषय पर खास बातचीत और ये डिबेट जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, जाइएगा नहीं। द डिबेट में वापसी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री से विपक्ष को प्रॉब्लम क्या है। शायद ही पिछले 20 से 30 सालों के भीतर प्रधानमंत्री कोई ऐसा हुआ हो जिसकी इतनी कठोर आलोचना विपक्ष ने की हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कड़े हमले विपक्ष के झेल रहे हैं और वो अकेले ये हमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झेल रहे हैं, जबकि पूरा विपक्ष एक होकर मोदी को घेरने की कोशिश करता है। वजह क्या है? इतनी आलोचना किसी भारी बहुमत पाने वाले प्रधानमंत्री की क्यों हो रही है? वजह क्या है? क्या लोग और क्या विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले बहुमत से और उनको जनता से मिल रहे रिस्पॉन्स से जलन रखता है? शायद ये वजह है, या फिर आलोचना जायज है। मेरे साथ आईपी सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह जी, लोग ये कहते हैं कि 3 सालों के भीतर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा चमत्कार केंद्र सरकार ने नहीं किया, जितना स्ट्रांग मैंडेट आपको जनता ने 80 में 73 सीटें जीत कर दिया, आप उस उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इसलिए आपकी पार्टी को और प्रधानमंत्री को इस बार यूपी के चुनाव में बड़ी कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर 5 सालों का बजट देख लिया जाए तो उसकी साइज बहुत छोटी थी, लेकिन इन ढाई वर्षों में जब तक बीजेपी की सरकार थी, इन 2.5 सालों में 2.5 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार का बजट बढ़ा है। आज लगभग 4 लाख करोड़ का बजट है। उससे पहले का आप देखेंगे तो 3,76,000 करोड़ के आसपास का, उसका 2,76,000 करोड़ के आसपास बजट था। उससे पहले के बजट को देखेंगे तो लगातार उसकी साइज बढ़ी है। एम्स लगातार मांग उसकी गोरखपुर में की जा रही थी, पूर्वांचल त्रस्त था, लेकिन उस एम्स को या वहां यूरिया का कारखाना, और सबसे अहम बात ब्रजेश जी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां से जिस मिट्टी से मैं आता हूं,
वहां की आबो हवा में मोदी जी इस तरह रच बस गए हैं कि आप आबो हवा में हम मत रचिए, बस नहीं, कुछ नहीं, काम सुनिए कर ना, दीजिए। सुनिए क्या सुनिए? आज जो गैस आ रही है एम्स गोरखपुर बना को, नहीं, वो सड़क ठीक से बनाई नहीं, कोई कारखाना चालू नहीं हुआ, आप बनारस से इंसेफ्लाइटिस लेकर की समस्या वैसे ही है। सुनिए ना, और बनारस से लेकर तेज बोलकर आप कोई बात दबा नहीं सकते। मैं धीरे बोलता हूं। बनारस से लेकर आजमगढ़ और आबो हवा में आजमगढ़ रच से बस गए। अंबेडकर नगर 4 लेन का आज मेरे पास फुटेज है, मैं आपको दिखा सकता हूं। अब मेरी दूरी आजमगढ़ से अंबेडकर नगर में जो 2 घंटे लगता था वो करीब करीब पूरा आप पिछली होने बार को है। गोरखपुर से बनारस कब गए थे? मैं वो देखिए वो राज्य सरकार का मामला है। आजमगढ़ से नेशनल हाईवे राज्य गोरखपुर, सरकार में आती है। आजमगढ़ से गोरखपुर, सुनिए ना, आज मुझे सुनिए लगता है ना, कि पूरा देश सुनिए, देख रहा है अरे सर। मेरा घर है, मुझे लगता है आपके NH चीफ को सेक्रेटरी किसकी को मेरा जिम्मेदारी मैसेज है? है, एक आपके और चीफ मैं ये सेक्रेटरी को 12 मैसेज है मैं कि जो धूल उड़ IP रही सिंह है, जी, आप मैं आपका सम्मान आप- करता हूं। आप उसको और उसको ठीक allow him to करिए। speak, मैं please। नहीं, गड्ढे नहीं, ब्रजेश जी please, से भी please, कह रहा हूं please। और पूरा क्षतिग्रस्त प्रदेश है देख पूरी रहा है। सड़कें। सुनने दीजिए, मैं सुनने। दावा कर सकता हूं जिस फुटेज की आप बात कर रहे हैं, आप अगर दिखा दीजिए तो वो 4 लेन उत्तर प्रदेश सरकार का बनाया हुआ होगा, आपका नहीं। अगर आपका बनाया हुआ होता तो अब तक पूरा देश भाई आजमगढ़ से सटा हुआ मेरा देश घर के है, प्रधानमंत्री वहां जी से का गोहरी है, घाट की जहां दूरी तक सवाल 41 वो राज्य किलोमीटर सरकार ने बनाया है। 41 और किलोमीटर जहां तक राज्य नहीं सरकार बना। ने बनाया है। डिबेट इसमें है ही नहीं बना। अच्छा, डिबेट सारे डिबेट इस पर पत्रकारों है प्लीज प्लीज कि एक ये मिनट, गोरखपुर से देश बनारस वाला सारे बताइए, वो आपके पास है? जी। नेशनल हाईवे आप देखते हैं? अरे भाई ये आप हमको दे दीजिए, 19 के बाद हम देखेंगे। नहीं, आप 19 के जनता बाद ने हम ही अवसर देखेंगे, दिया। विकास 19 हुआ, के बाद सफाई हम का देखेंगे। हुआ। और जहां तक सपा डिबेट जिस समाजवादी बात की पार्टी है के नेताओं कि का भाई हुआ, देश के मंत्रियों का प्रधानमंत्री जी हुआ, गायत्री को प्रसाद विपक्ष बोलने को दीजिए, तकलीफ प्लीज, क्यों प्लीज। है? भाई हम एक-एक ये करके कह बात सकते है। हैं, मैं ये जिस कह सकता कदर हूं आपने लूटा कि है, ये देश आज दुनिया यही के कारण है, ये देश आज यही दुनिया का कारण है कि सबसे समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी allowed to 3 speak, डिजिट please। से नीचे है। ये Please, भारत ये 100 भारत सीटों से दुनिया नीचे के सिमट गया। आप दूसरों को बोलने नहीं देते सबसे हैं। बड़ा लोकतांत्रिक आप देश मुझे है। बताइए, ये गोरखपुर से बनारस की सड़क नेशनल हाईवे आपके पास है और आप बना नहीं रहे। 19 के बाद हमारे पास हो जाएगी, हम इनसे ले लेंगे। एक, जहां तक सवाल देश के प्रधानमंत्री जी का है तो जलन नहीं है। हम लोगों, देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, हमें गर्व होता है प्रधानमंत्री पर, अपने प्रधानमंत्री पर, क्योंकि हो सकता है नरेंद्र मोदी जी इनकी पार्टी जो के नेता और हों, जिस लेकिन तरह की हमारे भाषा देश आप के लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री वो क्या नहीं, उनका नहीं, सम्मान वाली नहीं, है? तकलीफ इस जगह है कि जब हमारे देश का ये 5 साल प्रधानमंत्री बीता। सदन में किसी के बोलने दीजिए, बाथरूम में झांकने की बात करे, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले से झूठे आंकड़े दे, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री आपने कहे तो कि हम किस जानवर एक से बात प्रेरणा बताइए, लेते हैं, एक- तब ये- हम लोगों को ये- शर्म आती है प्लीज, प्लीज, कि प्लीज, हमारे प्लीज, देश का उत्तर प्रधानमंत्री प्लीज, प्लीज, किन जानवर से प्रेरणा ले ये रहा है। गोरखपुर से बनारस की सड़क क्यों नहीं ठीक करा रहे हैं? जी, गोरखपुर से बनारस की सड़क आप लोगों ने क्यों स्टेट नहीं ठीक हाईवे करा? है, मत मऊ से जोड़िए। मैं अरे वहां नेशनल का नाम हाईवे नहीं है, बता सकते। नेशनल हाईवे है। मुझे अरे सुनिए ना, वो नेशनल हाईवे सुरेंद्र जी, मैं please ये continue. कह All सकता right. हूं, अभी घोषित हुआ मैं है। ये कह सकता हूं, आपको भरोसा दिला रहा हूं पूरे देश को कि ये जितनी NH है, लखनऊ के इनको आसपास की 19 ठीक के कराइए। बाद हमारा गठबंधन लखनऊ के ठीक आसपास करेगा। की ठीक कराइए, और जो नहीं, टूटी पड़ी है। मुझे लगता है लखनऊ तो बदल गया। नहीं, आप all right, दिल पे please. हाथ Yes, रखिए। please, no. अरे आप दिल पे Please. हाथ All रखिए right, कि please. लखनऊ को Yes, क्या go ahead. मिला वो है। तो मायावती जी All भी right, कहती सुरेंद्र जी, go ahead. राजेश जी, 2 बातें बड़ी Yes, महत्वपूर्ण please. हैं। आपने बहुत जल्दी अपनी यूपी की आवाज़ को नेशनल आवाज़ बनाया है, तो नेशनल लोग देखते हैं इसको। तो ऐसी कोई आपत्तिजनक बात न करें जिसमें कि कल की डेट में फिर से मुकी खानी पड़े नारियल जूस के तरीके से। अगर नेशनल हाईवे को नेशनल हाईवे CPWD को बनाना है और केंद्र सरकार को पैसा NHAI देना के है, पास होता है वो। NHAI के पास होता है, तो NHAI की बात कर देनी चाहिए और लोगों को अपनी असफलता मान लेनी चाहिए। आज की डेट में अगर बाकी सब चीजों को लेकर के आप नहीं कुछ कर पाए हैं, डिमोनेटाइजेशन का आप प्रभावी रिजल्ट नहीं दे पाए हैं, आपने कहा था 50 दिन का हम समय मांगते हैं, 50 दिन में हम आपको दे देंगे, तो मोदी जी आलोचना आमंत्रित खुद करते हैं। आपके मूल विषय पर मैं रहता हूं, मैं इधर उधर की बातों पर नहीं जाता। आप इस चीज को देखें कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें कही, हमने सिर्फ दोहरा करके मंच से उतनी ही बातों को पूछा कि प्रधानमंत्री जी आपने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे पर ईयर, हमने कहा है 6 करोड़ रोजगार, 6 करोड़ तो छोड़िए 1,95,000 रोजगार आपके सामने, आपके आंकड़े हैं। एनसीआरबी में आज तक मैंने इतना असत्य बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं देखा जिस शख्स ने एनसीआरबी के आंकड़े, जो कि केंद्र सरकार की एजेंसी है, जहां पर उत्तर प्रदेश राज्य, चाहे बलात्कार की बात हो, अपहरण की बात हो, गंभीर अपराधों की बात हो, अपराध एक नहीं होना चाहिए,
हम इस चीज के सहमत है, पक्षधर है। लेकिन प्रधानमंत्री जैसा पद पर आसीन व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन व्यक्ति अगर मंच से कहे कि उत्तर प्रदेश में 30 बलात्कार रोज हो रहे हैं और 30 बलात्कार की घटनाएं रोज हो, मतलब उसकी घटनाएं रोज हो रही हैं, और वहां पर बलात्कार के प्रयास की घटना एक हो एनसीआरबी में और बलात्कार तो राहुल गांधी बचाव भी तो नहीं करते। मैं फिर वही, राहुल गांधी जी इन गंदी बातों में पड़ते नहीं है। वो मेड इन राहुल आम में पढ़ते हैं। फिर विषयांतर मत कीजिए, मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं। मैं तो आपको याद दिला रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री जी, आपने कौन सा बड़ा लॉजिकल बात करते हैं? अगर आज की डेट में राहुल जी के ऊपर बहस हो रही होती तो मैं राहुल जी पर जवाब दूंगा आपको, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी आलोचनाओं को आमंत्रित कर, आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे? मेड इन लखनऊ कोई आम होता है? आम तो हमने सुना पेड़ पे उगता है। राहुल गांधी उसको मेड इन लखनऊ दो बातें आपसे बता दूं। ओबामा की पत्नी की पतीली बनवा रहे। आज की डेट में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति और लोकसभा के सांसद पद पर आसीन व्यक्ति, इन दो की अगर आप तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर ब्रजेश जी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो पूरी दुनिया में एक बात निकल करके आएगी कि नारियल का जूस होता है या अनानास का जूस होता है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री तक्षशिला और नालंदा में अंतर नहीं जानते, मोहनदास और मोहनलाल में अंतर नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री इतिहास नहीं जानते हैं, दीनदयाल उपाध्याय को वो नहीं, प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद जी को और श्यामलाल में अंतर नहीं जानते। ये जानते हैं कि मेड इन लखनऊ आम तो नहीं प्रधानमंत्री जी अगर पैदा नहीं, आम किसी फैक्ट्री में नहीं पैदा। प्रधानमंत्री जी फिर नारियल का जूस भी तो जानते हैं सर। आप इस चीज को देखिए ना, पतीली भी प्रधानमंत्री। मैं वही बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी नारियल का जूस भी जानते हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी अपनी आलोचनाओं को आमंत्रित क्यों करते हैं? चूंकि प्रधानमंत्री जी आत्मश्लाघा में युक्त एक व्यक्ति हैं जो कि चाहते हैं कि 24 घंटे लोग उनके बारे में बात करें। आज की डेट में आत्ममुग्धता की उनकी वो स्थिति है कि चाहे गलत ही बात करें लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में लोग बात करें। अभी राहुल गांधी के रिसेंट स्टेटमेंट्स आपने सुने होंगे। राहुल गांधी इतना नॉन सीरियस पॉलिटिक्स क्यों करते हैं और इस तरह के बयान क्यों देते हैं? क्या उनकी समझ नहीं है राजनीति में, या उत्तर प्रदेश के कोर इश्यूज उन्हें नहीं पता है जो सुरेंद्र जी को बहुत अच्छे से पता है? तो राहुल गांधी को क्यों नहीं पता? ये मेड इन लखनऊ आम और ओबामा की पत्नी के किचन में जौनपुर की पतीली, व्हाट इज दिस? देखिए, फैक्ट्री में आलू ये समझ नहीं है या नासमझी है या अनजान है? क्या प्रॉब्लम क्या है? ये शुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश से अनजान है। अनजान इसलिए हैं क्योंकि जो उनके साथ के लोग भी हैं ब्रजेश जी, वो सारे लोग उत्तर प्रदेश को लेकर अंग्रेजी विदेश से पढ़ के आए हुए लोग हैं। उनको लगता है मेड इन लखनऊ आम। अरे मलिहाबादी दशहरी तुम कहीं कह दो यार, यहाँ से लेके यूरोप तक कह दो, हर आदमी जानता है दशहरी मतलब थोड़ी बनता कि आपने बनाया। दशहरी मतलब मलिहाबादी। अब जौनपुर में अगर आपने जौनपुर में भुट्टे की बात की होती, आपने यही पतीली मिर्जापुर की कही होती तो समझ में आता कि पीतल का उद्योग मिर्जापुर में बनारस में खत्म हो गया था। मूली बोलना, जौनपुर की मूली, जौनपुर का दोहरा, जौनपुर की इमरती बोलते तो चलिए समझ में आता था। अब आप जौनपुर में अगर आप बोलिए कि कोई एक पॉट स्पेसिफिक बना है जिसको मिशेल ओबामा धोएंगी, तो ये समझ से परे। ये इस बात का संकेत है कि जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक वो नहीं पहुंचे हैं। और एक बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि इसका खामियाजा अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव कितने देशी और कितने खांटी हैं इसका उल्लेख उन्होंने किया कि 20 खोपड़े की जगह उन्होंने कहा गोह, एक शब्द का इस्तेमाल किया, गोह की तरह चिपक जाना। अब गोह अगर आप राहुल गांधी से पूछ लीजिए तो अखिलेश यादव को समझाने में कम से कम 72 घंटे का समय लगेगा। अंग्रेजी में ही समझ पाएंगे, हिंदी में नहीं समझ पाएंगे। ये मौलिक अंतर है दो राजनेताओं का, और ये मौलिक अंतर है समाजवादी पार्टी की विचारधारा का और कांग्रेस की विचारधारा का। अब ये दोनों विचारधाराएं, दिक्कत इस बात की है, मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि आखिर अखिलेश यादव किस तरीके से जमीनी जो मुद्दे हैं, क्योंकि वो आदमी गांव से आया हुआ है, उस आदमी ने गरीबी भी देखी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है, दोनों चीजें हैं। एक व्यक्ति जो है वो शुरू से जब से पैदा हुआ है तब से वो राजसी ठाट, इसमें राहुल गांधी की गलती तो अखिलेश यादव ने भी देखा है, लेकिन गरीबी भी देखी, अभाव की जिंदगी मेरे ख्याल से बहुत कम समय, लेकिन देखी तो है। गांव तो जाते हैं वो 2 साल 1 साल से, ठीक है। सफाई जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अब नरेंद्र मोदी गांव से जुड़ा हुआ है।
सैफई शायद हिंदुस्तान के किसी भी गांव से सर, सर्वाधिक बेहतर होगा। अखिलेश यादव 14 तो ये अभाव की में रहे अखिलेश यादव, 15 बरस के हो जाने के बाद ये सारी चीजें आई है। उसके पहले तक बहुत ज्यादा लग्जरी उनके जीवन में नहीं थी, ये बिल्कुल सच है। और एक व्यक्ति जो लग्जरी में शुरू से आया हो, एसी कमरे में रहा हो और एसी कारों से चल रहा, क्या वो इसीलिए कांग्रेस नरेंद्र मोदी से मुकाबला फील्ड में नहीं कर पा रही, क्योंकि उस कैपेसिटी का लीडर उनके पास नहीं है? देखिए, कांग्रेस को ये इस बात का संकेत है, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, प्रियंका गांधी जिस तरह से रायबरेली और अमेठी तक सीमित रहीं, सोनिया जी जिस तरह चुनाव प्रचार में नहीं आई, उसके पीछे कारण जो करा भी, के प्रियंका कट ली, कारण जो भी हो, अब ये परीक्षा राहुल गांधी की है इस बार उनके पास कुछ ये नहीं है कि इसके ऊपर वो तोहमत मर सकते हैं या इसके ऊपर वो तोहमत मर सकते हैं। इस बार उनको अपना पूरा 105 सीटों पर रिजल्ट कार्ड देना होगा और अखिलेश यादव के सामने ये साबित करना होगा कि वो केंद्र के राजनेता हैं। नहीं तो 2012 का विधानसभा चुनाव किसी को आईपी सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपकी पार्टी इसलिए बहुत ताकतवर हैं क्योंकि केंद्र में जो आपकी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो बहुत कमजोर है और उनके लीडर बहुत कमजोर हैं। और निश्चित तौर से मैं इसलिए आप मजबूत हैं, अपनी काबिलियत से आप मजबूत नहीं हैं। निश्चित तौर से मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन एक झूठी जो चर्चा हो गई उस पर मैं समय आपसे चाहूंगा। चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, पूर्वांचल को नहीं जानते। ये उन्नाव के हैं, क्या बात सुन लीजिए ना, उन्नाव से बलिया की दूरी 600 किलोमीटर है। आप सुनिए ना, 600 किलोमीटर है, वो क्या जाने बलिया के बारे में। अरे ये उन्नाव के रहने वाले हैं। मैं ठीक है, मैं उनके गांव गया हूं, उनके गांव लखनऊ में है, लखनऊ के बगल में है। गांव की सड़क ठीक करा देते तो बेहतर होता। के बारे में ये क्या जानते हैं? ऑलराइट, द डिबेट के वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आईपी सिंह से बहस को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जाइएगा नहीं। द डिबेट में वापसी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहस इस बात पर चल रही है कि प्रधानमंत्री की इतनी आलोचना विपक्ष क्यों करता है और इस कदर हमलावर क्यों रहता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया, उससे ये सवाल खड़ा हो गया, प्रधानमंत्री से विपक्ष को प्रॉब्लम क्या है? आईपी सिंह का टर्न था, गो अहेड। देखिए, मैं पूर्वांचल की बात कर रहा था, पर ये जान लीजिए कि सड़कों की बात कह रहा था। सुनील यादव उन्नाव से हैं, बिल्कुल, और उन्नाव पूर्वांचल में है। सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं, पूर्वांचल में नहीं है, मैं सेंट्रल में कह लूं, सेंट्रल यूपी में आता है, लखनऊ पश्चिम के नहीं है, चारों तरफ देखता सुन लीजिए ना, सवाल ये खड़ा होता है कि 10 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें पूर्वांचल की हाईवेज क्या याद नहीं आई। 5 सालों तक इनकी सरकार थी, याद नहीं आई। बनारस, आजमगढ़ और गोरखपुर की बीच की दूरी से 200 किलोमीटर, और 6 महीने पहले जो भारत सरकार ने तय किया, बनारस, मऊ और फिर गोरखपुर। इसलिए आजमगढ़ से गोरखपुर की दोहरी घाट एक जगह पर थी, उसकी 40 किलोमीटर, जिसका एक्सपेंशन का काम इन्होंने लिया, वो काम अधूरा पड़ा है, वो सड़क ध्वस्त है। आजमगढ़ से बनारस की हालात इन्होंने खराब कर रखा है। दूसरा, अंशुमान जी ने कहा कि बीजेपी की स्थिति बनारस में ठीक नहीं है। इनका जवाब कि अंशुमान जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बनारस की में 5 सीटें जीतने जा रही है, और इस 40 में से हम 30 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, और हम 11 तारीख को बैठेंगे। उनके ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सारे लोग, आप अंशुमन पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बैठिए, आप उन पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और रही और बनारस की गली का मिजाज, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। और रही राहुल गांधी की पॉलिटिकल आईक्यू, बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। राहुल गांधी को यह भी नहीं पता है कि राहुल गांधी बोलते क्या हैं, राहुल गांधी समझते क्या हैं। राहुल गांधी मेड इन लखनऊ बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है? अगर वो स्वर्गीय राजीव गांधी के बेटे नहीं होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती नहीं होते, श्रीमती इंदिरा गांधी के नाती नहीं होते, तो शायद राहुल गांधी कहीं 10,000 की नौकरी कर रहे होते। लेकिन जब प्लीज
आप लोग विकास कार्य बहुत करना चाहते हैं, पूरी गंगा बहाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग एनओसी नहीं देते हैं, इनको परेशान करते हैं और जानबूझकर इनकी छवि खराब करना चाहते हैं, ऐसा इनका आरोप है। मैं तो और नेशनल हाईवे भी नहीं बनवाते। मैं केवल ये कह सकता हूं कि मैं आईपी सिंह जी को भरोसा दिला सकता हूं कि 19 में हम छीन लेंगे और 19 के बाद हम ही बनाएंगे नेशनल हाईवे, हमारा गठबंधन बनाएगा। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है तो मैं ये कह सकता हूं कि इनका इतिहास भी झूठा है और इनका भूगोल भी खराब है। एक, जहां तक आपने कहा कि बजट कितना बढ़ा दिया, आपने कहा बजट कितना बढ़ा दिया, मैं बता रहा हूं बजट आपने कितना बढ़ाया। जो 17-18 करोड़ की सड़कें थी उसको 87 करोड़ प्रति किलोमीटर बनाया है। ये आपने काम किया है। अच्छा, आप जब सड़क गिना रहे थे, अच्छा होता पूरा प्रदेश देख रहा, काम किया है आपने, सड़क गिना रहे थे, लेकिन आपने लूटा है। से लेकर जो 10,000 करोड़ में होना चाहिए था वो 28,000 करोड़ में, ये पैसा लेकर के जा रहे हैं, किसके अकाउंट में गया है? चले जाएंगे, अपने बलिया पहुंच जाएंगे। रिवर फ्रंट का पैसा किसके जेब में गया है? बलिया के मेट्रो में प्रति किलोमीटर 100 रुपए, 100 करोड़। प्लीज बोलने दीजिए, वन बाय वन कि डिबेट को अच्छे से करिए। को प्रधानमंत्री जी जानते हैं, तो मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री आप विकास कार्यों में रोड़ा क्यों अटकाते हैं? मैं विकास कार्यों में रोड़ा नहीं, अगर ये बहुत करना चाह रहे हैं कि 80 पैसे लेकर आए, आप करने नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपको 2014 में दिए, मैं कह रहा हूं 73 छोड़ दीजिए, 7 हटा दीजिए, 3 काम गिना दीजिए जो 3.25 साल में नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, उत्तर प्रदेश को ये 2.5 लाख को क्या दिया, लखनऊ को क्या दिया, उत्तर प्रदेश को क्या दिया, आपके लिए दिया क्या? केवल झूठे वाले। जहां तक रोजगार की बात मैंने पैसे यहां से ले जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैंने कई बार कहा जब से प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है, जितनी बार उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों अगर उन्हीं को जोड़कर उतने रोजगार दे देते तो शायद कुछ रोजगार दिखते। ऑलराइट सुरेंद्र जी, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। देखिए, यहां पर जो बहस थी, पहली चीज तो लोकतंत्र का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर कोई सांसद 3-3 बार 4-4 बार जनता उसको 15 लाख की जनता चुन करके देश में भेज रही है, देश की संसद में भेज रही है, उसको अगर कोई किसी तरीके की व्यक्तिगत आलोचना या व्यक्तिगत टिप्पणी करे और उसके बाद वो दल के माननीय प्रवक्ता अपने प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से हास्यास्पद चीजें हैं। राहुल जी को 3 बार अमेठी की जनता ने चुन के भेजा है। अमेठी की जनता की आईक्यू पर अगर आप प्रश्न उठाते हैं तो भगवान आपका भला करे, एक बात। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी की बातें हैं, हमने आपसे फिर से कहा कि प्रधानमंत्री जी आलोचनाओं को आमंत्रित करते हैं। हमने नहीं कहा प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी के आप गंभीर वक्तव्य नहीं, हम इसलिए नहीं कि हमारा पद बड़ा है। एक सवाल ले लीजिए। हाँ बताइए। ये बहुत विकास करना चाहते हैं, लेकिन ये जो आपके नए नए मित्र हैं जी, सुनील यादव, साजन जी, एमएलसी और ये तो पुराने मित्र हैं। हाँ, ये लोग विकास होने नहीं देते हैं। अगर ये लोग विकास नहीं होने, रोड़ा अटकाते हैं, परेशान करते हैं, तो ये बताइए, एनओसी नहीं देते हैं। हाँ, एनओसी में एक बात बताइए, गोरखपुर के मेडिकल क्या नाम एम्स की जगह आउट ऑफ द टर्न दे करके मुख्यमंत्री ने सारी बाधाओं को दूर करके उन्होंने कहा कि ये पकड़िए, एक ईंट लगाई क्या? आप मुझे बताइए। गडकरी जी 50,000 80,000 करोड़ का पैकेज देकर के गए थे उत्तर प्रदेश की सड़कों के लिए, 5,000 करोड़ रुपए भेजे क्या? आप जरा बता दीजिए। आप ही ने कहा, ये विद्वान प्रवक्ता लोग हैं, कहते हैं 2.5 लाख करोड़, आपने उसका जवाब दे दिया कि भाई वो आपका टैक्स रिटर्न है। बड़ी चीजें हैं। आप एक चीज देखिए कि आपदा SDRF का फंड जो है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, जिसको कि 80% हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार का है, जब उसको देने की बारी आती है तो ऐसे देते हैं कि जैसे वो राज्यांश ना होकर के केंद्रांश हो, और कहते हैं कि साहब हमने 3,000 8,000 10,000 करोड़ किसानों की रिलीफ के दिए। अरे भाई, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, SDRF का हिस्सा है, वो SDRF का हिस्सा गृह मंत्री के दस्तखत से आता है। ये किसी की बपौती नहीं है आज की डेट में। और जब आप जाकर के जुमलेबाजियां उत्तर प्रदेश में करते हैं, 2014 से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश को जुमलेबाजियों के अलावा कुछ प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। और उसके बाद अगर हम कुछ बातें कहते हैं तो प्रधानमंत्री जी बुरा मान करके पता नहीं कभी नोट हटा देते हैं, कभी वोट हटा देते हैं, कभी नारियल का जूस बना देते हैं, और कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गुजरात का बना देते हैं। मोहनलाल और मोहनदास में अंतर नहीं जानते हैं, और उसके बाद कह देते हैं कि साहब लोग मेरी व्यक्तिगत आलोचनाएं करते हैं।
आपके सामने है, सारी परिस्थितियां आपके सामने है कि व्यक्तिगत आलोचना किस आदमी ने प्रधानमंत्री की कोई आदमी बता दे अंशुमन जी, पदारूढ़ होने के बाद। अंशुमन जी, क्या इस चुनाव में, मेरे पास वक्त का अभाव है, क्या इस चुनाव में सर्वाधिक सार्वजनिक और व्यक्तिगत आलोचना इस बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आपस में हुई? देखिए, इसमें दोनों हड़बड़ी में थे आलोचना करने में, इसलिए मर्यादा भी लांगी गई। मर्यादा तो लांगी गई, और इसमें जो ओरिजिनल मुद्दे थे वो दब के रह गए। सूखे पे केंद्र सरकार का जो रोल था, जिसमें 100, 200, 300, 500 रुपए के चेक बांटे गए, उस पर कोई मुद्दा नहीं, उस पर कोई बात ही नहीं हुई। ना अखिलेश यादव ने बात की, ना राहुल गांधी ने बात की। एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का था, सांसदों ने जो 73 सांसदों ने एक एक गांव गोद लिया, उस पर पूछना चाहिए था कि साहब, जो आपने गांव गोद लिए हैं, उन गांव की मौजूदा समय में स्थिति क्या है, ये आप हमको सार्वजनिक कर दीजिए। आप हमको इस पर कोई बात ही नहीं हुई। सिर्फ ये बात बिजली, शमशान, कब्रिस्तान इसलिए हुई क्योंकि असल मुद्दों पर आने से दोनों बचते रहे। अगर असल मुद्दों पर आते तो अखिलेश यादव कानून व्यवस्था के मसले पर घिरते, असल मुद्दे पर आते तो स्पेसिफिक पॉकेट्स को छोड़कर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, जैसे बुंदेलखंड में अभी भी स्थितियां बहुत नहीं बदली हैं, पूर्वांचल में अभी भी स्थितियां नहीं बदली हैं। जिन पूर्वांचल की सड़क की बात कर रहे हैं, ठीक है कि 3 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले 10 साल की मनमोहन सिंह सरकार में वो एक्सप्रेसवे बन जाती, उस पर हवाई जहाज उतरता, जैसे 5 साल में यहाँ हवाई जहाज उतरा, तो समझ में आता। हम तो ये मान रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं। पूर्वांचल की तकदीर नहीं बदली। 5 साल तमाम ऐसे अखिलेश यादव ने हुकूमत की और 3 साल इनका हो गया। हाँ, इसलिए ब्रजेश जी, और 10 साल ये गुजार के गए। ये दोनों लोग, ये बल्कि तीनों लोग, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, असली मुद्दों से बचते रहे। इसलिए इन्होंने जनता को, उस जनता को जाने की कोशिश की जिसकी राजनीतिक समझ सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आईपी सिंह, सुनील यादव उर्फ साजन, आपका भी बहुत शुक्रिया। अंशुमन जी, आपका धन्यवाद। और सुरेंद्र राजपूत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। द डिबेट में आज हमने बात की कि प्रधानमंत्री से विपक्ष को प्रॉब्लम क्या है। शायद इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको सर्वाधिक आलोचना इस देश की राजनीति में झेलनी पड़ रही है, और ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की राजनीति में कितने रेलिवेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। कल मतदान जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया।